आज का पाठ है हमारा रजनी। पाठ का जो शीर्षक है वो किसी भी व्यक्ति का नाम दर्शा रहा है और इससे हमें पता चलता है कि जो पाठ है उसमें जो मुख्य पात्र है वो रजनी है और रजनी जो है मुख्य पात्र के रूप में यहाँ पर अब उसके विषय में बताया जाएगा या फिर वो जो भी कुछ विशेष कार्य कर रही है उससे संबंधित जानकारी दी जाएगी, जिसकी वजह से पाठ का जो शीर्षक है वो रजनी है। पाठ को इसी के साथ यहाँ पर शुरू करते हैं और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने की पूरी कोशिश की जाएगी। यहाँ पर शुरू करते हैं। मध्यवर्गीय यानी कि मिडिल क्लास। मध्यवर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा, एक महिला रसोई में व्यस्त है, घंटी बजती है, बाई दरवाजा खोलती है, रजनी का प्रवेश होता है। तो क्योंकि हम पहले ही समझ चुके हैं लेखिका का जीवन परिचय पढ़ते हुए कि ये जो पाठ है वो एक पटकथा है। पटकथा यानी कि जो आपके धारावाहिक है, जो आपकी फिल्में हैं, उनके लिए जो कहानियाँ लिखी जाती है, उनके लिए जो रचना होती है उसको पटकथा कहा जाता है। और जैसे कि प्ले होता है, ड्रामा होता है, उसके लिए भी लिखा जाता है, वो भी पटकथा एक तरीके से समझ लीजिए। तो आपको यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू यहाँ पर ये जो चैप्टर है देखने को मिलेगा। तो ये जो ब्लैक आपको लाइंस दिख रही हैं, डार्क ब्लैक लाइंस, ये आपको सिचुएशन दिखाई जा रही है कि माहौल क्या है। एक मिडिल क्लास फैमिली की बात हो रही है। फ्लैट का एक कमरा है, वहाँ पर एक महिला जो है वो रसोई में काम कर रही है, बहुत बिजी है, घंटी बज रही है, घर की बेल, फ्लैट की बेल जो है बज रही है। बाई जो है वो दरवाज़ा खोलती है और रजनी का वहाँ से प्रवेश होता है। रजनी: लीला बेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? लीला रसोई में से हाथ पोंछते हुए निकलती है। चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर, आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना। चेहरे पर खुशी का भाव। अब यहाँ पर रजनी है और उसके बाद लीला है। लीला जो है रसोई में काम करती है और रजनी बेल बजाकर जिस तरीके से उसका आगमन होता है वो बताया गया है। और रजनी यहाँ पर बाजार चलने की बात करती है और लीला कहती है कि बाजार तो चलना है, लेकिन अमित जो है वो उसका रिजल्ट निकलने वाला है और आज वो रिजल्ट लेकर अभी आ ही रहा होगा। और चेहरे पर खुशी है क्योंकि वो ऐसा महसूस कर रही है कि बेटा जो है वो अच्छे नंबरों से एक पोजीशन के साथ जो है पास हुआ होगा। रजनी: अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया ही नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से बता दे रही हूँ। अब यहाँ पर रजनी कहती है कि अमित तो गारंटी है कि वो फर्स्ट आएगा ही आएगा, और अगर फर्स्ट नहीं आया तो सेकंड तो कहीं गया ही नहीं, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और वो मिठाई खाएगी और सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला है आज। लीला हंसकर कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी, मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है, केसर या रसमलाई, अमित को बहुत पसंद है ना। रजनी: देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी, बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। और यहाँ पर रजनी कहती है कि देखा मैंने केसर की सुगंध यानी खुशबू पा ली थी और मैं तो बाजार का यूं बहाना बना कर आई थी बस, बाकी तो वरना तुम तो मुझे भुला ही देती और मुझे ये मिठाई भी नहीं खिलाती। लीला कहती है, कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो हैं उसकी। दोनों खिलखिलाकर इस तरीके से बातें करते हुए हंस पड़ती हैं। रजनी कहती है, बहुत मेधावी बच्चा है। मेधावी का मतलब होता है समझदार, तेज। अमित तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। तो रजनी जो है यहाँ पर बोलती कि बहुत मेधावी बच्चा है अमित, और तुम देखना आगे जाकर वो बहुत बड़ा नाम कमाएगा और काम भी करेगा ऐसा। लीला कहती है, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है और लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है। अमित का प्रवेश होता है। रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है आज। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। जैसे ही बेल बजती है, दरवाजा खोला जाता है, अमित आता है और रजनी जो है दोनों बाहें फैलाकर अमित को गले से लगाना चाहती है। कॉन्ग्रेचुलेशन अमित, बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद है। अमित का चेहरा उतरा हुआ है। अमित का चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि वो उदास है, उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। यानी कि रजनी और जो लीला है अभी तक उसका ध्यान अमित के चेहरे पर नहीं गया है। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट
निकालकर माँ की ओर फेंकते हुए। अमित, लो लो देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ, मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है, लीला उसे अपनी बाहों में भरकर। लीला, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था, यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर। सब तो ठीक था, तेरे पापा ने कहा था रिजल्ट बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है और इस तरीके से लीला जो है उसे अपनी बाहों में भर लेती है, क्योंकि अमित को उदास देखती है और इस तरीके से बिगड़ता हुआ देखती है। फिर लीला कहती है कि तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था और घर पर आकर वापस पापा के सामने सारा पेपर सॉल्व करके भी दिखाया था, सब तो ठीक था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले साफ सफाई वफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं। रजनी रिपोर्ट देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 ही है। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती है। इंग्लिश 86, हिस्ट्री 80, सिविक्स 88, हिंदी 82, ड्राइंग 90, सबसे कम मैथ्स में ही है। अमित गुस्से और दुख से कहता है, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते ही थे कि ट्यूशन कर लो, ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में मत रोना। और फिर ये कहकर वो रो पड़ता है। लीला अपराधी की तरह सफाई देते हुए, क्योंकि लीला अब यहाँ पर महसूस करती है कि अमित ने कहा था उसे ट्यूशन लगवाने के लिए, लेकिन वो उसकी बात को मानी नहीं और उसकी वजह से उसके नंबर कम आ गए। तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन। अब 2-2 विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे, अपनी आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों से नहीं चेहरे से व्यक्त करती है। पर यह तो अंधेर ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। तो इस तरीके से लीला जो है वो बताती है कि उसको आर्थिक परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे के 2-2 ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकती है। इंग्लिश में उसे समस्या थी, इसके लिए उसने उसको ट्यूशन करवा दी, लेकिन मैथ्स में उसे जब कोई समस्या नहीं तो उसे ट्यूशन की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद वो ये बोलती है कि वो एक तरीके से तो ये गलत बात हुई है कि ट्यूशन ना लेने की वजह से नंबर क्यों कम आ रहे हैं। तो यहीं पर जो शिक्षा एक व्यवसाय बन गई है कि स्कूल टीचर्स जो है आपके पास ट्यूशन पढ़ें तभी बच्चे को फुल मार्क्स दिए जाएंगे, ट्यूशन ना लेने की वजह से आप उसके नंबर काट लेंगे। बच्चा मेधावी है उसके बावजूद भी, यहीं से वो चीज़ें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। रजनी कहती है, रजनी की भौहों में एकाएक बल पड़ जाते हैं। जिस तरीके से आप गुस्सा होते हैं तो आपकी भौहें जो हैं वो कर्व हो जाती हैं, उसी तरीके से रजनी को अब गुस्सा आता है और एकाएक एकदम से बल पड़ जाते हैं। वह रोते हुए अमित को खींच कर अपने पास सटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पोंछते हुए। अमित रोएगा नहीं, समझे? मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना, बस। कुछ देर रुक कर, तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था? अमित स्वीकृति में सिर हिलाता है। बिना बोले कुछ वो अपना सर हिला देता है, जिसका मतलब होता है हाँ। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे? अमित नहीं, ज्यों के त्यों आकर कर दिए थे, हमको आते तो थे सारे सवाल। रजनी मैथ्स के सर कौन है? अमित मिस्टर पाठक। रजनी कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? अमित 22। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए थे। हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया, मुझसे भी तभी से कह रहे थे। लीला हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, इसी से बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा है। रजनी उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो। अमित हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था। और यहाँ पर अमित बताता है कि किस तरीके से हाफ ईयरली एग्जाम में उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और उसके बाद सर जो है मैथ्स के जो सर हैं वो ये कहते हैं कि अभी हाफ ईयरली एग्जाम था, पेपर ईजी था, इस वजह से तुमने नंबर अच्छे ले लिए हैं, पर जब फाइनल एग्जाम्स होंगे तो उसके लिए आपको ट्यूशन्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इस तरीके की बातें करके उन्होंने ट्यूशन के लिए फोर्स करते हुए दिखाया है यहाँ पर। और इस तरीके से क्लास के कुछ बच्चों ने किस तरीके से ट्यूशन्स जो है अपनी मैथ्स के सर के पास लगवाने शुरू कर दिए। पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, हमेशा बस एक ही जवाब, मम्मी की नकल उतारते हुए, मैथ्स में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर? देख लिया अब 6 पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी। अमित की आंखों से फिर आंसू टपक पड़ते हैं। रजनी डांटते हुए, फिर आंसू?
जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो उसमें क्यों लोगे ट्यूशन? ट्यूशन तो कमजोर बच्चे लेते हैं। अमित, आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती। अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं। रजनी, पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं। अमित, हाँ, कितना भी अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। रजनी, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी? तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है। और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। अमित इस भाव से सर हिलाता है मानो कितनी बेकार की बात कर रही है रजनी आंटी। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है। अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी घुड़कती है। रजनी, चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं और इस दौरान रजनी कुछ सोच रही है शिकंजी खत्म करके। और इस तरीके से पूरा वाकया जो है यहाँ पर अमित सामने रखता है। वो बताता है कि सर किस तरीके से बच्चों को फोर्स करते हैं कि मैथ्स का जो ट्यूशन है उनके पास लिया जाए जिससे कि फुल मार्क्स आ सकें। और इसके पीछे का कारण क्या है कि बच्चा मेधावी है अपने इस सब्जेक्ट में, उसके बाद भी ट्यूशन लेने के लिए क्यों एडवाइस किया जा रहा है। इसके पीछे साफ झलक रहा है कि ये एक व्यवसाय है जिसकी वजह से बच्चों को इस व्यवसाय में बांधा जा रहा है। और पेपर अच्छा करने के बाद भी ट्यूशन लेने की एडवाइस देना और उसके बाद उसको फोर्स करना, ये एक गलत राह को दिखा रहा है। रजनी जो है वो यहाँ पर अमित को समझाने की कोशिश कर रही है, सिचुएशन को हल्का करने की कोशिश कर रही है, अमित को समझाने की कोशिश कर रही है कि अभी वो शिकंजी पिए और शांत हो जाए और फिर वो सिचुएशन को हैंडल करेगी। अमित, कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब, आपके स्कूल चलना है। और रजनी इस तरीके से सारी सिचुएशन को समझती है, कुछ कैलकुलेट करती है, उसके बाद डिसीजन लेती है और कहती है कि कल 9 बजे तैयार रहना, स्कूल चलना है अमित साहब, आपके स्कूल चलेंगे। और फिर वहाँ पर वो शायद जो वो कैलकुलेट कर रही है उसके लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए कुछ ना कुछ वो करेगी कोशिशें। अमित एकदम से डर जाता है। कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे, वहां मत जाइए प्लीज, वहां बिल्कुल मत जाइए। लीला, हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज्यादा परेशान ना करें इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा। रजनी, बात को बीच में ही काट कर गुस्से से, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म जाती करें हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे, तेरी माँ को? अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो लगे आखिर किस बात के नंबर काटे हैं। और यहाँ पर रजनी जो है एक यहाँ पे सॉल्यूशन देती है कि गलती यहाँ पर जाती हो रही है, जुल्म हो रहा है और इसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर नहीं भी हो रहा है तो हमें सिचुएशन को हैंडल करना है और हमें देखना है कि पेपर में क्या बच्चे से ही क्या हो सकता है कोई गलती हो। अगर गलती हुई होगी तो उसके सॉल्यूशन निकाले जाएंगे। अगर जाति की जा रही है सर की तरफ से एक व्यवसाय चलाने के लिए तो फिर उसके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। अमित झुंझला कर कहता है, बता दो दिया आंटी आप। रजनी गुस्से से, ठीक है तो अब बैठ कर रो तुम माँ बेटे दोनों। दनदनाती निकल जाती और गुस्से में वो वहां से निकल जाती। दोनों के चेहरे पर एक असहाय सा भाव, असहाय सा यानी जैसे हेल्पलेस सा एक चेहरे पे एक्सप्रेशन दिखता है। लीला, अब ये रजनी कोई और मुसीबत ना खड़ी कर दे। और इस तरीके से लीला जो है उसे डर लगता है क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे जो है ऐसी सिचुएशन को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि ऐसा कभी कभार हो जाता है कि टीचर्स जो हैं वो इस तरीके की सिचुएशन ला देते हैं, बच्चे कहने से डरते हैं सही बातों को और फिर उसके अफेक्ट्स जो है टीचर्स की तरफ देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अमित डरता हुआ नजर आ रहा है कि स्कूल में भी आपको यहाँ पर और भी टाइम गुजारना है तो उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और वो नहीं चाहती है कि इस तरीके की आवाज़ जो टीचर्स हैं उनके खिलाफ उठाई जाए। और यहाँ पर वो ये सीन जो है ख़त्म होता है। ये सीन कहाँ का था अभी तक? अमित के घर का, जहाँ अमित रिजल्ट लेकर आता है। रिजल्ट किस तरीके से आता है ये भी हमने पढ़ा और उसके बाद रजनी और लीला इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अमित भी झुंझलाता है और जो रजनी है वो भी किस तरीके से बताती है कि इसके लिए आवाज़ उन्हें उठानी चाहिए। और यहाँ पर अब ये सीन खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं नए दृश्य के साथ। नया दृश्य क्या है? स्कूल के हेडमास्टर का कमरा, यानी कि यहाँ पर अब रजनी और अमित जो है स्कूल आ जाते हैं। अब यहाँ का सीन दिखाया जाएगा। स्कूल के हेडमास्टर का कमरा है, बड़ी सी टेबल है, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और शील्ड्स जमे हुए रखे हैं, जैसा कि ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में ऐसा दिखता है।
दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें हैं, एक बड़ा सा मैप लटका हुआ है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त हैं। चपरासी बड़े अदब से एक चिट लाकर रखता है। हेडमास्टर कुछ क्षण उसे देखता रहता है। हेडमास्टर, बुलाओ। रजनी का प्रवेश नमस्कार करती है। हेडमास्टर, बैठिए, कुछ देर रुककर। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? रजनी, मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह कुछ समझ ना पा रहा हो। ईयरली एग्जाम्स की, कल ही जिसका रिजल्ट निकला है। हेडमास्टर, सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम्स की कॉपियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। रजनी, जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी या एक एक शब्द पर जोर देते हुए गलती एग्जामिनर की है। तो रजनी यहाँ पर हेडमास्टर के सामने अपनी जो बात है उसको सामने रखती है कि उसे पेपर देखना है बच्चे का, कि क्या वो गलतफहमी का शिकार हुआ है, कि उसने सब कुछ सही लिखा है या फिर एग्जामिनर की गलती है। हेडमास्टर कहता है कि एग्जाम्स की कॉपियाँ, ईयरली एग्जाम्स की कॉपियाँ जो है वो नहीं दिखाई जाती हैं। हेडमास्टर कहता है सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हुए, आप भी कमाल करती हैं। बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे, हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियाँ दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहे सारे समय। इसलिए तो ईयरली एग्जाम्स की कॉपियाँ ना दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। रजनी, अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, देखिए, आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता रहा है। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है, तैश आ ही जाता है। और इस तरीके से बताते बताते उसे थोड़ा बहुत गुस्सा जो है आ ही जाता है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं। हेडमास्टर, आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया कि इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। रजनी व्यंग्य से टॉन्ट करती है, कहती है, नियम? यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। हेडमास्टर गुस्से से, व्हाट डू यू मीन? रजनी, आई मीन व्हाट आई से। नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले। ये कौन सा नियम है आपके स्कूल का? और इस तरीके से यहाँ पर रजनी ये बात क्लियर कर देती है। हेडमास्टर जिस बात पर फोर्स करता है कि नियम को हम नहीं तोड़ सकते, और रजनी इस बात को क्लियर करती है कि अगर आप नियम को इतना ही फॉलो कर रहे हैं तो टीचर्स यहाँ पर बच्चों को मजबूर कर रहे हैं ट्यूशन्स लेने के लिए, जिससे कि वो अपना व्यवसाय जो है बढ़ा सके, अपना धंधा जो है यहाँ पर काम जो है अपना बढ़ा सके, वो अर्न कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। और आप नियम को यहाँ पर फॉलो करते हुए तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर मैं अपनी एग्जाम्स की कॉपी मांग रही हूँ तो आप बोल रहे हो नियम को यहाँ पे फॉलो करना है। हेडमास्टर, देखिए, टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। इसमें ना स्कूल आता है ना स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? रजनी, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके ये कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी ही चाहिए। और रजनी यहाँ पर हेडमास्टर को बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आती है। कहती है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो मेहरबानी करके ये सीट छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कर पाने वाले के लिए जगह नहीं है, बल्कि कुछ करने वाले के लिए जगह बनाई गई है, जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाले धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन ना लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं। और आप हैं कि कॉपियां ना दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक रहे हैं। हेडमास्टर चीख कर, हेडमास्टर जो है इन सारी बातों को सुनकर गुस्सा हो जाता है और चीखता है, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम। जोर जोर से घंटी बजाने लगता है। दौड़ता हुआ चपरासी आता है, मेम साहब को बाहर ले जाओ। रजनी, मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का ये घिनौना रैकेट चला रखा है। व्यंग्य से, पर आप तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूंगी, देखिएगा आप। तमतमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ पड़ता है। जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। चपरासी, मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है, कुछ इस भाव से मानो रजनी की ही चिंदियां बिखेर रहा हो। यानी कि वो गुस्से में आकर जो स्लिप दी गई है उसको छोटे छोटे टुकड़े करके फाड़ के फेंक देता है, ऐसा गुस्सा निकालते हुए जैसे लग रहा है कि वो मानो रजनी की ही चिंदियां बिखेर रहा हो। और यहाँ पर वो सीन खत्म होता है जहाँ पर हेडमास्टर का रूम है जिसमें रजनी आकर सवाल जवाब करती है। अगला दृश्य आता है, नया दृश्य, रजनी का फ्लैट। शाम का समय है, घंटी बजती है। रजनी आकर दरवाजा खोलती है। पति का प्रवेश, उसके हाथ से ब्रीफकेस लेती है। पति,
अब यहाँ पर रजनी के घर का दृश्य है, उसके फ्लैट का दृश्य है, जहाँ पर उसका पति अभी अभी ऑफिस से आया है। अब यहाँ पर उनकी जो आपस में चर्चा होती है वो दिखाई जाएगी। पति जूते खोलते, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? रजनी, तुम्हें कैसे मालूम? पति, फोन किया था, एक फाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भिजवा कर मंगवा लूं, पर कोई घर में हो तब ना। पति के चेहरे पर खींच भरा गुस्सा पुता हुआ था। रजनी, तुम फाइल भूल गए और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, ये कौन सी बात हुई? पति जरा शांत होते हुए, अच्छा गई कहाँ थी? रजनी एक स्कूल का नाम लेती है, यानी स्कूल का नाम बताती है कि वो वहाँ गई थी। पति स्कूल का नाम दोहराता है, तुम क्या करने गई थी वहाँ पर? रजनी गदगद भाव से, पहले चाय ले आऊं फिर बताती हूँ। कैमरा रजनी के साथ किचन में गुनगुनाते हुए, रजनी खाने का भी कुछ बना रही है, लगता है जो कुछ करके आई उससे वो बहुत खुश है। दृश्य फिर बाहर के कमरे का आ जाता है। नाश्ते की प्लेट काफ़ी खाली हो चुकी है, जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है। रजनी बोलती बंद कर दी है हेडमास्टर साहब की, जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को? पति अच्छा, मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है ना? रजनी एकदम भड़क जाती है, यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज़ उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए, और जो इतने इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं उसके लिए नहीं उठानी चाहिए, सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए। पति ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का। और इस तरीके से यहाँ पर पति और पत्नी के बीच में बहस होने लग जाती है। जब यहाँ पर रजनी अपने पति से सारा वाकया जो है बताती है, पति जो है उसे रोकता है, कहता है कि हमारा बेटा तो पढ़ने नहीं जा रहा, जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो या फिर इतनी शिकायतें करती फिर रही हो। रजनी का मानना है कि जरूरी नहीं कि हमारा ही बेटा पढ़े स्कूल में तभी हम गलत चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते फिरें। और इस तरीके से पति जो है भड़कता है, कहता है कि क्या तुमने सारी दुनिया का ठेका ले रखा है? रजनी देखो, तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो रवि, गलती करने वाला तो है ही गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी गुनाहगार नहीं होता। जैसे लीलाबेन और कांति भाई जैसे और हजारों हजारों माँ बाप, लेकिन सबसे बड़ा गुनाहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे कि तुम नकल उतारते हुए। हमें क्या करना है? हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का? गुस्से और हिकारत से माय फुट उठकर भीतर जाने लगती है, जाते जाते मुड़कर। तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता। भीतर चली जाती है और पति बेहद हताश भाव से दोनों हाथों से माथा थाम कर चढ़ा दिया सूली पर। और इस तरीके से यहाँ पर दृश्य समाप्त होता है, जहाँ पर रजनी और उसके पति जो है वो आपस में बहस करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर रजनी गुस्से में ये कहती हुई नजर आती है कि जो लोग गुनाह करते हैं वो तो गलत होते ही हैं, लेकिन उनसे भी बड़े गुनाहगार होते हैं जो उस गुनाह को और उस अन्याय को सहते हैं चुपचाप। नया दृश्य, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष। अब रजनी यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस पहुँच जाती है और उसी का बाहरी कक्ष है। कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती भी लगी हुई है, साथ ही मिलने का समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है, सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग बैठे हैं प्रतीक्षारत, यानी प्रतीक्षा करते हुए। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है, यानी वो बेचैन है कि कब मीटिंग हो और वो सारी बातें सामने रखे। बार बार घड़ी देखती है, मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। रजनी चपरासी से कहती हुई नजर आती है, कितनी देर और बैठना होगा? चपरासी, हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा, बहुत बिजी रहता है ना साहब। रजनी अपने में ही गुनगुनाते हुए, यह तो लोगों से मिलने का समय है, ना जाने किस में बिजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है। कैमरा ऑफिस के अंदर जाता है। साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहा है, फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का एक नोट रखकर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। यानी यहाँ पर आपको देखेंगे कि भ्रष्टाचार का एक नया रूप और दिखाया जा रहा है, घूस देते हुए, जहाँ पर स्लिप जो है, जो चपरासी अंदर ऑफिस तक पहुँचाता है और उस स्लिप को देखकर जो है मीटिंग के लिए उसे बुलाया जाता है बाहर से। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है कुछ पैसे थमाकर चपरासी का कंधा थपथपाता है, यानी कि उसका वो बिना कुछ कहे बातें समझ जाए और उसकी स्लिप पहले पहुंचा दी जाए। चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव, घूर कर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है और रजनी उठकर दंदनाती हुई भीतर जाने लगती है।
और ये सारा सीन देखते हुए रजनी जो है अब अपने बारी का इंतजार ना करते हुए उठते हुए और गुस्से में अंदर की तरफ बिना किसी स्लिप और बुलावे के वो अंदर चली जाती है। चपरासी कहता है, अरे अरे अरे, किधर को जाता, अभी घंटी बजा क्या? रजनी, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं। दरवाजा धकेल कर भीतर चली जाती है। चपरासी, अरे कैसी औरत है, सुनतीच नहीं। वहां बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं। दृश्य कमरे के भीतर का है। निर्देशक कुर्सी की पीठ से टिक कर सिगरेट पी रहा है, रजनी को देखकर आश्चर्य से। निदेशक, आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए ना? रजनी मुस्कुराकर, स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी। निदेशक, क्या कह रही हैं आप? रजनी, तो क्या ये सीधी साफ सी बात भी मुझे ही समझानी होगी आपको? खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे ही काम से आई हूँ। और रजनी जो है उस बात को साफ तौर पे ना कहते हुए इशारे में बोलती है कि क्या ये बात भी अब मुझे ही समझानी पड़ेगी, क्योंकि चपरासी और निदेशक ये जो साठगांठ चल रही है कि पैसे देकर किस तरीके से लोगों की, कौन से लोगों की मीटिंग होती है, वो उन बातों को साफ तौर पर ना पेश करके, क्योंकि ये चीज़ें वो खुद भी जानते हैं, और सीधे कहती है कि मैं काम की बात पर आती हूँ। निदेशक के चेहरे पर रजनी को लेकर एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव उभरता है। निदेशक जो है रजनी की बातों को सुनता है और आश्चर्यचकित होता है, और साथ ही उसी के साथ मिश्रित होता हुआ कौतूहल, यानी कि एक आप कौतूहलता का मतलब कि आप हैरान हैं कि ये क्या चल रहा है, वो भाव उतरता हुआ नजर आता है। निदेशक कहता है, कहिए। रजनी थोड़ा सोचते हुए, देखिए मैं स्कूलों, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। निदेशक, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रजनी, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। निदेशक, कहिए आप क्या जानना चाहती हैं? रजनी, जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज करते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। निदेशक जरा गर्व से, जी हाँ देता है। बोर्ड का काम ही है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। इट्स आवर ड्यूटी मैडम। रजनी, जब इतनी बड़ी ऐड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर। निदेशक, ऑफ कोर्स, बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मानने ही होते हैं, स्कूल मानते भी हैं। सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्जाम्स बोर्ड कंडक्ट करता है। रजनी निदेशक के चेहरे पर नजरें गड़ाकर, स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशन्स का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशन्स क्या बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? निदेशक बड़े ही सहज भाव से, सरलता से, इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ना ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। ये कोई मजबूरी तो है नहीं। रजनी, बच्चा कमज़ोर नहीं है, होशियार है, बहुत होशियार। उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोचता रहता है। कोचने का मतलब फोर्स करना, कि वह ट्यूशन ले वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को जरूरी नहीं लगता और वे नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसे केवल 72 मार्क्स यानी कि 72 नंबर मिलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली। और इस तरीके से यहाँ पे रजनी इस बात को पेश करते हुए समझाना चाहती है कि ये जो धांधली पीछे पीछे चल रही है, बच्चों को ये के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है ऐसे टीचर्स के खिलाफ। रजनी, क्या खूब, आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को? चेहरा तमतमा जाता है। निदेशक, लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट ने इस तरह की कोई शिकायत नहीं की। रजनी, यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से यानी टॉन्ट करते हुए बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। निदेशक, कैसी बात करती हैं आप? कितने इंपॉर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। रजनी व्यंग्य से, ओह इम्पॉर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली। अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छनकर गड्ढे में चली जाएगी। और रजनी यहाँ पर ये बताती है कि किस तरीके से आप नई शिक्षा प्रणाली और नए नए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि
जो निदेशक हैं वो बोलते हैं कि बहुत सारे मैटर्स को वो और भी सॉल्व कर रहे हैं। तो रजनी बताना चाहती है कि जो मैटर्स पहले से अनसॉल्व पड़े हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खेले जा रहा है यहाँ पर, उसके साथ आप कुछ यहाँ पर जो है मेहनत कीजिए। तो इस तरीके से निदेशक को सारा वाकया समझाने की पूरी कोशिश करती है और तमतमाते हुए यानी कि गुस्से में निदेशक थोड़े गुस्से के साथ, आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हो जिस तरह की शिकायत लेकर आप आई हैं। रजनी, ठीक है तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूंगी। झटके से उठकर बाहर चली जाती है। निदेशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है। अब मोटाज में कुछ दृश्य दिखाया जाए। रजनी फ़ोन कर रही है, मेज पर कुछ पत्र रखे हैं और रजनी एक रजिस्टर में उसके नाम पते उतार रही है। निदेशक को यहाँ पर निदेशक रजनी से ये कहता है कि शायद आप पहली ही महिला हैं जो ऐसी शिकायत लेकर आई हैं और शायद आखिरी हो भी। तो रजनी यहाँ पर एक तरीके से धमकी देते हुए नजर आती है, कहती है कि फिर ठीक है, मैं आपके सामने शिकायतों के ढेर लगवा कर ही अब रहूँगी। साथ में एक दो महिलाएं और भी हैं। फिर एक के बाद एक 3-4 घरों में माँ बाप से मिल रही है और उन्हें समझा रही है कि साथ में लीलाबेन और 3-4 महिलाएं और भी हैं। और यहाँ पर ये सीन खत्म होता है जहाँ पर वो ऑफिस में जाकर मिलती है और इस सिचुएशन को पूरा वाकये को सामने रखती है। और निदेशक कहते हैं कि आप ही ऐसी शिकायत लेकर आई हैं और यहाँ पर रजनी जो है ये कहते हुए नजर आती है कि वो अब शिकायतों का ढेर लगवाएगी। और इस तरीके से जिन जिन को ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी है उन सबको इकट्ठा करिए, उन पेरेंट्स को। और यहाँ पर ये दृश्य खत्म होता है और नया दृश्य सामने आता है। किसी अखबार का दफ्तर है, कमरे में संपादक बैठे हुए, एडिटर, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी भी बैठी है। संपादक, आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया है, बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीजें बदलती भी तो नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। रजनी एकाएक जोश में आती है, आप ही महसूस करते हैं ना ऐसा, तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे। आप सोचिए जरा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो आवेश के मारे जैसे बोला ही नहीं जा रहा है। कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। माँ बाप के पैसे का नहीं, शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। वे संपादक हंसकर, बस बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। रजनी, तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इशू को, लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। और इस तरीके से यहाँ पर एक संपादक से मिलते हुए रजनी जो है उनको फोर्स करती है, उनको समझाती है पहले अपनी बात कि इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद संपादक को समझाती है कि उसको ये इशू जो है न्यूज़पेपर में छापना चाहिए। एक बार इशू जो है संपादक न्यूज़पेपर्स में दे देगा तो उसके बाद ये एक आम समस्या और एक छोटी समस्या नहीं रह जाएगी और ये इशू फिर कभी ना कभी सॉल्व होकर ही रहेगा। संपादक, इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है और एक अच्छा सा राइटअप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। रजनी गदगद होते हुए, यानी खुशी होती है उसे, एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की मीटिंग कर रहे हैं, राइटअप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों से संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके। जरा सा रुक कर अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ सूचना दीजिए। संपादक, दी। सब लोग हंस पड़ते हैं। रजनी, ये हुई ना कुछ बात। और इस तरीके से यहाँ पर जो संपादक से एक मीटिंग चलती है रजनी की, उस दृश्य को यहाँ पे समाप्त करता हुआ दिखाया जाता है। अब एक नया दृश्य आता है। मीटिंग का स्थान, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कटकर अंदर जाता है, हॉल भरा हुआ, एक और प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बाकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से उतर के नीचे आती है, हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं। बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ न सुने होंगे, कुछ रुककर यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी है। माएँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सके और पिता, जरा रुककर, जैसे कि वे घर के और किसी काम में जरा भी मदद नहीं करते हैं, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। ठहाका कैमरा उसके पति पर भी जाए। तब कमजोर बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी हो जाता है। और यहाँ पर रजनी ये बताती है कि किस तरीके से माएँ जो है नहीं पढ़ा पाती हैं। हर घर में ऐसी सिचुएशन है,
बहुत सारी माएँ हैं जो पढ़ा लेती हैं, पर बहुत सी माएँ हैं जो नहीं पढ़ा सकती अपने बच्चों को, उनके लिए ट्यूशन ज़रूरी है। पर जिनको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ये आंदोलन एक तरीके से सामने आया है। और जैसा कि पिताओं का रोल जो है घर में है, वो हम सभी जानते हैं कि वो घर में किसी भी तरीके की भागीदारी नहीं दिखाते हैं, और फिर इस बात पर लोग हंस पड़ते हैं। तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी हो जाता है रुक कर। बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन ना करें तो उनका गुजारा ही ना हो। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। हॉल में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता है, लो अब एक और आंदोलन का मसला, इनको मसाला मिल गया। कैमरा फिर रजनी पर। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए ही बोर्ड के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए, एक एक शब्द पर जोर देते हुए, कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा रुक कर। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जबरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। सारा हॉल अप्रूव्ड की आवाज़ों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और यह दृश्य यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर रजनी जो है अपना भाषण देते हुए नजर आती है, और एक मसला यहाँ पर वो और उठाती हुई नजर आती है कि टीचर्स जो कि स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन्हें बहुत कम सैलरी पर रखा जाता है और उनसे साइन जो है ज़्यादा सैलरी पे करवाया जाता है, और इस मसले को भी वो सामने लाएगी। नया दृश्य, रजनी का फ्लैट, सवेरे का समय, कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता है, पति, अरे रजनी, रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। रजनी भीतर से दौड़ती हुई आती है, अखबार छीनकर जल्दी जल्दी पढ़ती है। चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव दिखता है। रजनी, तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा का तैसा, और बन गया ये नियम। खुशी के मारे अखबार को ही छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियां ना बिखेरी जा सकती हैं। पति मुग्ध भाव से उसे देखते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। रजनी इतराते हुए, 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियां बिखेरने के बाद। दोनों हंसते हैं। लीलाबेन, कांति भाई और अमित का प्रवेश होता है। लीलाबेन, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई वह आज खाओ। कांति भाई, और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में ही डाल देती है। सब हंसते हैं। हंसी के साथ ही धीरे धीरे दृश्य समाप्त हो जाता है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि इस पाठ में एजुकेशन फील्ड में जो आप कह सकते हैं एक धांधली चल रही है, भ्रष्टाचार है, और ये सब इन सब मुद्दों को सामने लाया गया है कि किस तरीके से बच्चों का भविष्य जो है वो खराब हो रहा है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बच्चों को फोर्स किया जा रहा है। कुछ आर्थिक समस्याएं होती हैं, कुछ बच्चे खुद ही मेधावी होते हैं, तो ऐसे बच्चों को ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि टीचर्स जो है ट्यूशन देकर ही बच्चों को पढ़ाएं। अगर उन्हें पढ़ाना है तो वो स्कूलों में ही ऐसी शिक्षा दे जिससे कि बच्चे वहीं पर वो पूरा का पूरा कंटेंट जो है कंज्यूम कर सकें, और वो भी अच्छी तरीके से। और इस तरीके से रजनी जो इसके पीछे भाग दौड़ की है और उसके लिए जो न्याय उसने दिलाया है वो देखते ही यहाँ पर बनता है, इस पाठ में बताया गया है। और साथ ही वो एक बहुत ही वास्तविक मुद्दों के साथ इस पाठ को यहाँ पर इस पाठ में उन मुद्दों को उठाते हुए दिखाया गया है। और बच्चे जो कि वास्तविकता है जो दिखाई गई है इसमें कि किस तरीके से आवाज़ उठाने से डरते हैं कि कहीं टीचर्स उनके साथ मिसबिहेव ना करने लग जाएं। और इन सिचुएशंस के साथ यहाँ पर एक मैसेज देते हुए दिखाया गया इस पाठ में कि किस तरीके से बच्चे जो है स्कूल जो कि उनका भविष्य बनाते हैं, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो बच्चे जो हैं बहुत ही डरते हैं, घबराते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर ये गलत चीज़ें जो है उन पर हावी हो जाती हैं। आई होप कि यहाँ पे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर हमने जो अच्छी तरीके से पढ़ा है और समझने की पूरी कोशिश की है वो आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें, जहाँ हम चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, समझते हैं अच्छी तरीके से, जीवन परिचय लेखक और लेखिकाओं के हम डिस्कस करते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हेल्पफुल लग रही है, आपकी मदद कर रही है, तो ज़रूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा